सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पोस्टर वॉर पे। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में पोस्टर और नारों को लेकर के सियासी संग्राम चरम पर है। वोटिंग से पहले बाला साहेब के विचारों को लेकर के पलटवार जारी है। शिंदे गुट ने एक विज्ञापन जारी कर इसमें बाला साहेब का पुराना बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मेरी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। दूसरी तरफ उद्धव गुट के पोस्टर में लिखा है मैं बाला साहेब की मशाल हूं। यानी शिवसेना के दोनों गुटों के बीच में बाला साहेब ठाकरे के विचारों की लड़ाई जारी है और इसी को लेकर के पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र की चुनावी महाभारत बाला साहिब के विचारों के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग है। उससे पहले बाला साहिब की पुण्यतिथि के मौके पर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। शिंदे गुट की शिवसेना ने अखबार में विज्ञापन दिया है, जिसमें बाला साहिब की तस्वीर के साथ उनका बयान लिखा है मैं मेरी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना के विज्ञापन में नारा है भय भूख भ्रष्टाचार का अंधकार दूर करेगी मशाल, मैं बाला साहिब की मशाल। शिंदे गुट के विज्ञापन में उद्धव ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोला है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो बाला साहिब के विचारों से गद्दारी करता है वो असली शिव सैनिक नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि असली शिव सैनिक कभी पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। उद्धव के निशाने पर एकनाथ शिंदे है, यानी चुनावी लड़ाई पूरी तरह से बाला साहिब के विचारों पर आकर टिक गई है। 12 साल बीत गए हैं। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और हमें पहली बार ऐसा लगता है बाला साहब के बाद कि ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी कि महाराष्ट्र धर्म की रक्षा, यहाँ का जो मराठी मानुष है उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, हमारे विचारों की रक्षा हो, हमारे जो न्याय और हक की बात बाला साहब ने की थी उनके ऊपर आज संकट आ रहा है। अब सवाल ये है कि बाला साहिब के विचारों का असली वारिस कौन है, उद्धव की शिवसेना या शिंदे की शिवसेना। बाल ठाकरे कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। वो कहते थे मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। वो कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते थे, लेकिन आज उद्धव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। अब तो स्वयं उद्धव ठाकरे जो हैं बाला साहब को वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट कहने में संकोच करते हैं। अब स्वयं को जनाब उद्धव ठाकरे कहलाने में उनको गर्व महसूस होता है और अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के लिए अब मौलवियों के फतवे आते हैं। तो जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि इनके फतवे से अगर इस देश को ये डकारने के चक्कर में होंगे तो मैं डकारने नहीं दूंगा, आजकल वो लोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डकार चुके हैं। शिवसेना में टूट के बाद महाराष्ट्र में ये पहला विधानसभा चुनाव है। ये चुनाव ये भी तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है। दोनों गुट बाला साहिब के विचारों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन शिव सैनिक किसके साथ जुड़े हैं ये रिजल्ट से साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बाला साहेब के कांग्रेस को लेकर के रुख को लेकर बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस पर हमलावर रही है। पीएम मोदी कई मौकों पर बाला साहेब का जिक्र कर हमला बोल चुके हैं। वहीं आपको बताया कि मोदी ने कहा है मैं अघाड़ी के साथियों को चुनौती देता हूं, युवराज के मुंह से बाला साहेब की तारीफ करवाएं। इसी के साथ आपको बताया कि अमित शाह भी कई मौकों पर बाबा साहेब के हमले को लेकर के वो भी हमलावर होते हुए जो है वो नजर आए हैं। इन सब के साथ अमित शाह कह चुके हैं कि राहुल बाबा से बाला साहेब के बारे में 2 अच्छे शब्द बोलने से के लिए जो कह करके हैं वो आप दिखाएं यहाँ पर। खुद बाला साहेब कांग्रेस के धुर विरोधी थे, उनकी विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी, इसलिए वो कांग्रेस पर हमले बोला करते थे। कांग्रेस को लेकर के उन्होंने क्या बातें कही थी वो हम आपको सुनाते हैं। तो इसी के साथ आपको बताया कि मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, ये बड़ी बात वो कहते थे। अगर ऐसा हुआ तो अपनी दुकान बंद कर दूंगा। हमें कांग्रेस से सीख लेने की जरूरत नहीं है। देश को बांटने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा है। शिवसेना को हिंदुत्व के लिए
मिल रहा है सम्मान। और इसी के साथ आपको बताएं, कहते थे हमेशा से बाला साहेब ठाकरे की कांग्रेस को हिंदुत्व की राजनीति से एलर्जी है। यहां पर हम दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और ये है द साबरमती रिपोर्ट। जी हां, फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन ये फिल्म अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। अब इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दी है। आपको बता दें कि गोधरा कांड पर बनी फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में है। ट्रेलर रिलीज के बाद उन्होंने दावा किया था कि फिल्म करने के बाद उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तो इसी के साथ आपको बताया कि पहले फिल्म विक्रांत मैसी को लेकर के धमकियों की वजह से सुर्खियों में थी, लेकिन अब इसकी बात इसलिए भी होने लगी है क्योंकि इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। लेकिन चलिए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ विक्रांत मैसी ने कहा है, पहले वो सुनिए आप। क्या मुझे धमकियां आई हैं? जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं। बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है। यहाँ ये फिल्म एक चीज मैं बहुत क्लियरली आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है। पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर वो भी है। तो पहले फिल्म विक्रांत मैसी को मिल रही धमकियों की वजह से सुर्खियों में थी, लेकिन अब इसकी बात इसलिए भी होने लगी है क्योंकि इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। एक्स पर एक यूजर ने पोस्ट को रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, अच्छी बात है कि ये सच सामने आ रहा है, वो भी एक ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सके। फेक नैरेटिव कुछ समय तक ही चल सकता है, आखिरकार फैक्ट्स हमेशा सामने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। तो आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बात को यहां पर रीट्वीट करते हुए जो है अपनी बात को कहा, क्योंकि उन्होंने तारीफ की और उसके बाद से लगातार इस फिल्म की जो सुर्खियां हैं वो बढ़ती चली जा रही है। कि उन्होंने सीधे तौर पे लिखा कि अच्छी बात है कि ये सच सामने आ रहा है, कि वो भी एक ऐसे तरीके से आ रहा है जिसमें आम लोग इसे देख सके। फेक नैरेटिव कुछ समय के लिए ही चल सकता है, आखिरकार फैक्ट सबके सामने आ ही जाता है। अब किस तरीके से आ रहा है वो भी आप देखिए। यहां पर फिल्म की तारीफ हो जाती है और उसके बाद अब ये लगातार सुर्खियां फिल्म जो है वो बटोर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात कही गई है। इसके बाद देखिए पीएम मोदी ने जिस पोस्ट को रीट्वीट किया है उसमें फिल्म को लेकर के कहा गया है कि ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, हमारे इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना का सच है ये फिल्म, और ये सच लेकर के ये फिल्म आती है सबके सामने। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ राजनीतिज्ञों ने ट्रेन में पैसेंजर्स को जलाए जाने की घटना का इस्तेमाल कैसे एक लीडर की छवि खराब करने के लिए किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट के पहले द कश्मीर फाइल्स और आर्टिकल 370 की भी उन्होंने तारीफ की थी। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया गया था। आर्टिकल 370 भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी और इन दोनों फिल्मों की ओपनिंग धीमी थी। इसी तरह से द साबरमती रिपोर्ट की भी ओपनिंग धीमी रही है, लेकिन अब ये तेजी पकड़ रही है। चलिए द साबरमती रिपोर्ट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या कुछ रहा वो हम आपको यहां पर बताते हैं। तो आपको बता दें कि पहले दिन की जो कमाई है वो 1.69 करोड़ रुपए की है। दूसरे दिन की कमाई 55% का इसमें उछाल देखने को मिला है और इसके बाद तीसरे दिन की अगर हम कमाई की बात करें तो 2.62 करोड़ रुपए की ये कमाई हुई है। तो ये हमने आपको बताया कि बॉक्स ऑफिस में किस तरह से कमाई, पहले शुरुआती दौर देखा जाए तो बहुत धीमी गति से इसकी कमाई हुई, लेकिन जैसे ही इसकी तारीफ हो जाती है उसके बाद इसकी कमाई जो है वो बढ़ जाती है। कमाई के मामले में भी द साबरमती रिपोर्ट ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, जिसमें और रफ्तार पीएम मोदी की तारीफ के बाद देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अफ्रीकी दौरे के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे हैं। यहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। नाइजीरिया में पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से नवाजा गया है। नाइजीरिया में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया और इस दौरान भारतीय लोगों का उत्साह देखने लायक था। इसी के साथ आपका ये प्यार,
दिल्ली जाना, आपके साथ समय बिताना और ये पल जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी पहली नाइजीरिया यात्रा है।